एडमिशन के लिए दिए गए नंबर पर तुरंत कॉल करें। प्रिय विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। कल अपनी पहली क्लास हुई थी और हमने कल भी कई बार कहा, आज भी मैं कह रहा था, उसमें इंट्रोडक्शन ज्यादा था, है ना। लेकिन अब हम धीरे धीरे उन मेन क्लासों में आ रहे हैं और कल की क्लास के अंदर अपना जो काम हुआ उस काम को, उसमें कौन सी बातें काम की जो आपको पक्का याद रखनी है, उसको मैं एक बार आपको बताऊंगा। कल मैं जो जो आपको याद रखना आगे के लिए, वो वो थ्योरी वाले या वो जो भी कंपाउंड है, जो भी चीजें हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। वो आपको ध्यान में रखना है, एक बात। दूसरा, हम उस बात को नहीं भूलें जो मैंने शुरू में कहा। अभी आज मैं आईपीसी सिस्टम पढ़ाऊंगा। कल मैंने आपको रूढ़ पत्ती बताई, राइट। तो रूढ़ पत्ती में काम की चीजें अभी बताऊंगा वापस, और आईपीसी आज पढ़ाऊंगा। और ये दोनों जब खत्म हो जाएंगे, आगे की आईपीसी के लिए 2 या 3 क्लास, यानी आज कल, इन दो में कोशिश करेंगे। नहीं तो एक क्लास में आपकी और लूंगा और इन 3 क्लासों के अंदर अपन इनको खत्म कर देंगे, है ना। क्योंकि ऑर्गेनिक के अंदर सारे ये कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनकी संरचना, इनके नाम, है ना, दोनों सिस्टम से। तो अब बात रही है पढ़ाने के बाद मैं क्या करूंगा। तो मैं जो क्वेश्चन, अपनी जो बात हुई थी बोर्ड पेपर के क्वेश्चन की, वो बोर्ड पेपर के जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं नामकरण के भी क्वेश्चन की सीटें बना रखी है, और आगे के टॉपिक की भी, जो भी मैंने आपको सीक्वेंस में लिखाए थे, उन सब की क्वेश्चन की सीटें बनी हुई है। तो क्या करेंगे कि जिस दिन मुझे सीट आपको सॉल्व करानी होगी, तो मैं एक दिन पहले, जैसे मुझे कल सीट सॉल्व करा रहा हूं, तो मैं वो आज आपको सीट दे दूंगा। वो सीट आप घर पे ट्राई कर लेना, जितना भी आपको आता है अपने हिसाब हिसाब से। तो मैं अगले दिन जब सॉल्व कराऊंगा, मैं तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, है ना। उनमें कहीं ज्यादा दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज भेज देना, व्हाट्सएप जरिए भेज देना, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं, या ऐसे में आप कोई प्रॉपर कमेंट में भेज देना। तो मैं उसको पढ़ के उन पर्टिकुलर को मैं ज़्यादा डिस्क्राइब कर दूंगा अच्छी तरह से। तो अभी इतना दिमाग में रहे, ये नामकरण लगभग सबकी समस्या रहती है। तो रोड पत्ती अपने ख़त्म की थी और आज आईपीसी स्टार्ट करेंगे। लेकिन रोड में से जो चीज़ें काम की है, और वो चीज़ें अभी आईपीसी में भी काम आएगी, रोड पत्ती की ऐसी बातें हैं, है ना, जो आईपीसी में भी काम आएगा। वो आईपीसी पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, देखो ये रोड पत्ती से चीजें आई हुई है और यहाँ काम आ रही है। लेकिन अभी रोड पत्ती के अंदर कल जो हमने पढ़ा, तो काम का क्या क्या है वो बता देता हूं। वो मेनली है हाइड्रोकार्बन रेडिकल थे, हाइड्रोकार्बन मूलक, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। अब वो सारे के सारे एक बार मैं लिख ही देता हूं प्रिय विद्यार्थियों, इन सबको ध्यान में रखना। ये क्या है? मिथाइल। ये क्या है? इथाइल। मैं सोच रहा हूं कि इनके में जहां आपको लगे जो नहीं आएगा उसका मैं नाम लिख दूंगा, बाकी मैं बोलूंगा, और इनकी संरचना जरूर लिख देता हूं। इथाइल, ये एन प्रोपाइल, है ना, ये आइसोप्रोपाइल। अब इस आइसोप्रोपाइल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। इसका मतलब इस सी एस से दो जुड़े हुए। तो एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, इन दोनों में कार्बन कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 7। अब कहें भाई इस अणु सूत्र की कितनी संरचना बनेगी, तो प्रिय विद्यार्थियों कितनी बनेगी? 2 बनेगी, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। इसी तरह से ब्यूटाइल के अंदर देखिए आप, ये एन ब्यूटाइल, है ना, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये आपका आइसोब्यूटाइल, ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल। ये चारों के चारों ब्यूटाइल है, और चारों में हाइड्रोजन, प्रिय विद्यार्थी, 4 है। और हाइड्रोजन चारों में, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 9 है। यानी इस अणु सूत्र की प्रिय विद्यार्थी संरचना कितनी बन रही है? 4 बन रही है। तो आपसे कह सकते हैं भाई C4H9 से संभावित संरचना कितनी बनेगी, तो आप तुरंत ये कर दोगे कि भाई 4 बनेगी, एन सेकेंडरी, आइसो, टर्सरी। और
C3H7 से 2 बनती है एन और आइसो, और इन से तो ये एक ही है ना। तो ये मैंने चारों को बता दिया, और इन्हीं के साथ में देखिए ये जैसे प्रिय विद्यार्थी मैं जो बार बार लिख रहा हूँ, ऐसे इन चीजों का बार बार लिखते रहना, क्योंकि आपके एल्कोहल, ईथर, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब के अंदर ये बार बार आने हैं, है ना। ये रूट पत्ती का बहुत बड़ा रोल है। तो जब मैं इतनी बार लिख रहा हूँ तो आप ये दिमाग में डाल ही देना कि मुझसे तो कम से कम आप ज्यादा बार ही लिखो, है ना। तब मजा आएगा और आपको याद होगा। केवल सिर्फ बोर्ड पे देखने से और मेरी बात सुनने से ही पूरा याद नहीं होना, समझ आना अलग है। और समझने के बाद उसको याद रखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस, और वो आपको करनी है। हम्म मैं तो ऐसा मान के चल रहा हूँ, आप पक्का पक्का करोगे। अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो। ओके। तो अब देखिए, 4 कार्बन तक तो मैंने बता दिया, है ना। अब मैं आगे 4 के बाद जैसे 5वां, तो वो कौन सा है, C5H11। तो तुरंत आप बताइए इसकी स्ट्रक्चर कितनी बनती है, 8 बनती है। C4H9 की कितनी बनी, 4। C3H7 की कितनी बनी, 2। और C5H11 की कितनी बनेगी, 8। अब देखिए 8 में मैंने आपको स्पष्ट बताया था, एक तो मैंने ये 5 कार्बन का इस तरह से बताया था, सिंगल, है ना। अभी मैं हाइड्रोजन लगा के आपको ये 8 संरचना तो समरी टाइप बता रहा हूँ, तो आप उन्हीं को समझ लोगे, दिमाग में रिकॉर्ड। यदि हम यहाँ में फ्री रेडिकल लगाएंगे, यानी मुख्य संयोजकता यहाँ होगी, तो ये एन पेंटाइल हो गया। यदि मैं यहाँ लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी पेंटाइल, है ना, असमित द्वितीयक पेंटिल। और यदि मैं यहां लगाऊंगा, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, सममित द्वितीयक पेंटिल, सममित द्वितीयक पेंटिल, सिमेट्रिकल सेकेंडरी पेंटाइल। देखो तो इसे इस सर्जन कितनी बन गई, 3। ये इस तरह से आपको याद रखनी है। ऐसे 5 कार्बन असाकित रख दिए, पहले पे लगा दो, दूसरे पे लगा दो, तीसरे पे लगा दो, ये आपके हो गए 3। दूसरा, फिर आप स्ट्रक्चर आइसो बना लो, है ना। तो अब देखिए आइसो में आप एक यहां लगा लीजिए, एक यहाँ, एक यहाँ, और ये 2 सेम है, किसी एक पे लगा लीजिए। तो इससे कितनी बन रही है, 4। जब आप यहां लगाओगे प्रिय विद्यार्थी तो नाम क्या होगा, आइसोपेंटाइल। जब आप यहां लगाओगे, या तो होगी आइसोपेंटाइल, जब आप यहां लगाओगे तो क्या होगा, सेकेंडरी, यानी 2 डिग्री है, और है क्या, आइसोपेंटाइल। जब आप इसको यहां लगाओगे तो ये टर्सरी पेंटाइल होगा, क्या होगा, टर्सरी पेंटाइल। और इन दोनों में यहां लगाओगे तो ये आप पता किरेल स्ट्रक्चर बनती है, असमित कार्बन, किरेल कार्बन इसमें वही बन जाता है। तो इसे बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव, प्रकाशिक सक्रिय। तो इसका नाम रख देते हैं एक्टिव पेंटाइल। ओके, तो ये होगी आपके सामने 4 और एक 3, और लास्ट बन गई ये आपके नियो वाले। ओके, इसमें चारों सेम है, तो ये स्ट्रक्चर 1। तो ये टोटल कितनी हो गई, 8। तो मिथाइल से 1, इथाइल से 1, प्रोपाइल से होगी 2, ब्यूटाइल से हो गए 4, पेंटाइल से हो गए 8। इन सब का सम लेंगे तो टोटल हो गए 16। ये 16 एल्काइल ग्रुप, और इनके नाम संरचना याद रखनी जरूरी है, क्योंकि इन 16 के साथ ही जब आप OH लगाओगे तो इनके नाम के पीछे सिर्फ लगाना है एल्कोहल। जब SH लगाओगे तो नाम के पीछे लगाना है थायो एल्कोहल। जब आप इनके पीछे NH2 लगाओगे तो पीछे लगाना है एमाइन। जब आप इसके पीछे साइनाइड Cl लगाओगे तो लगाना है साइनाइड। Nc लगाना तो क्या लगा दोगे, आइसोसाइनाइड। और आप Cl लगाओगे तो क्लोराइड, Br लगाओगे तो ब्रोमाइड, I लगाओ तो आयोडाइड, F लगाओगे तो फ्लोराइड। फिर विद्यार्थियों, ये 16 एल्काइल समूह है, और इनके साथ ये लगाओगे तो एल्कोहल के सारे सदस्य खत्म, थायोल्कोहल के खत्म, एमाइन के खत्म, साइनाइड के खत्म, आइसोसाइनाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये इस तरह से ये सब के सब आपके क्या हो गए। तो ये इनमें से इनकी संरचना लिखो, और इन समूह को जोड़ो, और इनके नाम लिखो। 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लोगे, यही कंपाउंड बार बार आगे घूमते रहेंगे, ये आपके दिमाग में रहे। ओके प्रिय विद्यार्थियों, तो कल हाइड्रोकार्बन मूलक से संबंधित ये मैंने बात बता दी, ये सबको समझ में आ गई, है ना। अब इन पे और क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसी पे, तो रूढ़ पत्ती की मैंने सीट बनाई है, जो हो सकता है मैं आज आपको दे दूंगा वो सीट, तो आप कर लेना, कल उसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, ताकि हर दिन अपन 5-10 मिनट क्लास स्टार्ट होने से पहले, मेन जो आगे का टॉपिक स्टार्ट होने से पहले ये चीज एक बार रिवीजन हो जाता है, तो आगे पढ़ने का थोड़ा मजा आता है। ओके प्यारे बच्चों, चलो
अब दूसरा ये था वो जो टेबल, जैसे मान लीजिए एक कार्बन क्या था, फॉर्म, है ना, 2 कार्बन क्या था प्रिय विद्यार्थियों, एसिड, 3 कार्बन का क्या मीनिंग था, प्रोपियोन। अरे वो आईपीसी में प्रो बोलते हैं, एक कार्बन को मैथ बोलते हैं, 2 को एथ बोलते हैं, वो अलग है। ये क्या है, रूढ़ पत्ती में, है ना, एक कार्बन फॉर्म, 2 एसिड, 3 प्रोपियोन, और 4, अरे प्रिय विद्यार्थी क्या है, ब्यूटाइल, और ये क्या होता है, एन और आइसो, और 5 प्रिय विद्यार्थी क्या है, वेलर, एन, आइसो और नियो, और 3 कार्बन डबल बॉन्ड क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, एक्राइल, और 4 कार्बन प्लस डबल बॉन्ड क्या होगा, क्रोटॉन, क्या होगा, क्रोटॉन। अब कुछ बच्चे कह रहे कि यार इनको हिंदी में, तो एक बात बताओ, ये फॉर्म का मतलब आप समझ गए, ये फॉर्म है ना, ये एसिड का मतलब ये देख लो, ये एसिड है ना, ये प्रोपियन का मतलब प्रोपियन, प्रोपियन, ये ब्यूटायर, ये ब्यूटायर, ब्यूटायर, वेलर, ये वेलर, ये एक्राइल, 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 है ना, और ये क्रोटॉन। कल यार खूब मैसेज आप है, थोड़ा हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो। मैंने आपको पहले भी 2-3 बार कहा था, जहां हिंदी मुद्दा करेगी वहां मैं हिंदी में सब करूंगा यार, चिंता मत करो, ठीक है ना। लेकिन मैं सोच रहा हूँ यार, ये एथ मैथ प्रो ब्यूट, ये हिंदी इंग्लिश लगभग, अब तुम यार ये 10 से 11 से 12 से 9 से ये चीजें सुनता है तो कुछ आपके जहन में होगी। अब तो बोर्ड का पेपर आ गया, तो इतना सा मैंने आपके लिए सोच लिया कि छोटे मोटे अंग्रेजी आपको आती होगी। फिर भी देखो ऐसा है, मैं कोई बुरा नहीं मान रहा हूँ, यदि आप बहुत अच्छे हो, यदि कोई चीज नहीं समझ में आ रही, आप कह रहे हो, तो मैं वो बदलाव करूंगा, क्योंकि पढ़ा किसके लिए रहा हूँ, आपके लिए रहा हूँ। जब आपका काम नहीं हो रहा फिर मेरे पढ़ाई का क्या फायदा, ये तो मुझे वैसे ही आता है, मेरे को आना इज नॉट इम्पोर्टेंट, मेरे द्वारा इसको ऐसे समझाना कि आपको आए तब मजा आए, तो वो मुझे मजा तभी आएगा जब आपको समझ में आएगा। जहां जहां ऐसा लगता रहे आप मुझे बताते रहे, मेरी जितना प्रयास होगा मैं अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, है ना। तो कल जो अपने पढ़ा ये सारी सारी होगी समरी है ना। अब देखो इनके साथ करना क्या है, यदि हम COH ग्रुप लगाते हैं तो क्या था, एक एसिड, क्या था, एक एसिड, ये एसिड, है ना। यदि COCl था तो क्या है, आयल क्लोराइड, इल क्लोराइड, और यहाँ पे CONH2 था तो क्या हो जाएगा, एमाइड। थोड़ी मेरी लिखने की स्पीड है ना, तो राइटिंग तो रोज दिक्कत नहीं है ना, चिंता मत करना, कहीं दिक्कत मैं ठीक से कर लूंगा। CN, तो ये क्या था, ओ नाइट्राइल है, ये आपको पता है, उसमें भी था हाइड्रोकार्बन मोलेक्युलर में भी, वहां था साइनाइड, और यहाँ CN को क्या बोल रहे हैं, ओ नाइट्राइल, और NC क्या बोलेंगे, ओ आइसोनाइट्राइल। इन दोनों को हिंदी में लिख देता हूं, ये ओ, ये नाइट्राइल, ये ओ और आइसो और नाइट्राइल, ओके। और CHO, तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड, है ना, ये एल्डिहाइड। तो एक तरह से कल जो अपने काम किया उनसे ये सब याद रखना है, ओके प्रिय विद्यार्थियों। ये अपने बीच में क्या हो गया, कल जो पढ़ा उसमें क्या याद रखना है वो सब चीजें मैंने बोर्ड पे एक बार आपके सामने लिख दी है, रिवाइज कर दी है। और ये भी कहा कि भाई इनको याद रखने से इन पर जो सवाल आते हैं वो सवाल हो गई, आगे चैप्टर भी इनके द्वारा समझ में आएंगे, 2 बात। दूसरा, इनको याद रखने से ये एचईटी आईयूपीएसी माने, भाई संरचना तो यही है, यौगिक तो इनसे बनने वाले वही है, नाम ये है, अगली बार उनका नाम आईयूपीएसी होगा, संरचना तो सेम है। और आगे जब अपन रिएक्शन पढ़ेंगे तो क्रियाकारक कौन है, यही, और उत्पाद कौन है, यही। तो आगे सारी पढ़ाई इजी होगी, मैं जगह जगह आपको बताता रहूंगा कि इसलिए मुझे इनको प्रारंभ की 2 या 3 क्लास में पढ़ना पड़ रहा है। हाँ ठीक है। अभी इनका जैसे आपने कल इस पे प्रैक्टिस कैसे की होगी, भले सभी बच्चों ने ऐसा है ना, इसकी ऐसी प्रैक्टिस की होगी जैसे ये है, तो अपन को समझ में आ गया कि भाई इसमें कार्बन कितने हैं, 2, 2 को क्या बोलते हैं, एसिड, क्या बोलते हैं, और ग्रुप कौन सा है, COH, इसके पीछे क्या लगाते हैं, एक एसिड, तो नाम क्या हो गया, एसिडिक एसिड, है ना।
अब जैसे ये है, ये तो आपको पता है इसमें कार्बन कितने हैं, 3, एक क्या है, डबल बॉन्ड, इसको क्या कहते हैं, एक्राइल, क्या कहते हैं, एक्राइल। और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, ओ नाइट्राइल, तो इसका नाम क्या होगा, एक्रिलो नाइट्राइल, बराबर ना, बराबर ना, है ना। तो मैं ऐसे, आपने ऐसे प्रैक्टिस की होगी, ये COH क्या है, CN का है, NC का, CHO का, है ना, बहुत सारी सबकी ऐसी प्रैक्टिस करनी है। और इन पे मैंने क्वेश्चन की सीट बना रखी है प्रिय विद्यार्थियों। तो अब हमने कल का पूरा रिवीजन कर लिया है, मैं अब आगे बढ़ने वाला हूं प्रिय विद्यार्थियों। और आज हम सिस्टम लेने वाले हैं IUPAC, कौन सा लेने वाले हैं, IUPAC, निम्न परक पद्धति, जिनेवा सिस्टम। ओके, अब इसको लेके आपके दिमाग में क्या है, मेरे दिमाग में क्या है, और कैसे ये अच्छे से समझ में आ सकती है। और ये इतना 10-15 दिन लंबा चलने वाला टॉपिक है, पर मैं इन 2 क्लासों के अंदर 2 या 3 घंटे में कैसे समराइज करके ऐसा प्रस्तुत करूं कि समझ में भी आए और आपके काम भी आए, वो मैं कुछ दिमाग प्लान लेकर आया हूं। तो अभी मैं आपको आगे समझा रहा हूं। ओके प्रिय विद्यार्थियों, तो प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन स्टार्ट करते हैं IUPAC सिस्टम, है ना, IUPAC सिस्टम। अब इस IUPAC के अंदर क्या है, यानी इसका दूसरा नाम क्या बताया था, नियम परख पद्धति, यानी इसमें नाम जो होंगे वो नियमों से होंगे। और ये जो नाम है प्रिय विद्यार्थियों किन के हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के हैं, और जो अभी तक जो कंपाउंड पढ़े उन्हीं के, तो जो अभी अपने पढ़े रूट पत्ती में, उन्हीं सब के ऊपर नियम लगा के नाम लिखना है ना, यानी ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो इन कार्बनिक यौगिकों पे क्या लगाना है, नाम के लिए नियम लगाना है। कार्बनिक यौगिक क्या होता है ये परिभाषा अलग है, लेकिन कार्बनिक यौगिक में क्या क्या है ये जानना अलग है। अब कार्बनिक यौगिक में क्या क्या है, तो मैं वो कुछ चीजें आपको महसूस कराना चाह रहा हूं। पहले आप उसको जो भी मैं बोर्ड पे लिखूं उन सबको देखना, और उन सबको देख के उनमें क्या क्या है ये पता करना, क्योंकि उसमें क्या क्या है ये जब आपको पता लगेगा तो मेरे बताए गए नियम उसके आपको समझ में आएंगे। भाई यौगिक कितने प्रकार से हैं, इन यौगिकों में क्या क्या हो सकता है यौगिक के अंदर, तो वो मैं अभी आपको महसूस कराऊं। 2-4 यौगिक में लिखता हूं, उन सबको देख के आप देखना क्या होता है। जैसे एक तो मैं इस तरह के यौगिक लिख रहा हूं, है ना, इस तरह के यौगिक, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा मैं लिख रहा हूं ये यौगिक, अब मैं और लिख रहा हूं क्या, तीसरी पंक्ति में जो लिख रहा हूं देखिए, और एक लास्ट की पंक्ति में देखिए मैं जो लिख रहा हूं, तो जो मैंने ये सारे जो यौगिक लिखे हैं ना, पहले इनको समझो। भाई होता क्या है, IUPAC सिस्टम में नियम है,
और नियम को इन पे कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो जिस पे इंप्लीमेंट होना है पहले उनको अपन समझे। तो ये जो पहली पंक्ति वाले जो यौगिक है, हो सकता है आपको इनको नियमों की जरूरत नहीं, आप इनके आराम से क्या लिख दो, नाम लिख दो। ये आपको सरल लगते हैं, ये भी सरल ही लगते हैं। इनसे थोड़े सरलता में यहाँ पे भिन्नता आ रही है, और या और थोड़ी सरलता क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब यहाँ हल्की हल्की कठिनाई चालू हुई है इस एग्जाम्पल तक आते आते, है ना। और इनमें आपको और थोड़ी सी कठिनाई बढ़ रही है, और यहां इन एग्जाम्पल में आपको भयंकर प्रॉब्लम हो रही है। इनके नाम में हो रहा है कि यार ये तो मेरे से नहीं लिखा जा रहा है, ऐसा क्यों, इन सब में ऐसा क्या है। देखिए पहले वाले जो है प्रिय विद्यार्थियों, इसमें केवल और केवल क्या है, कार्बन श्रृंखला है। केवल और केवल क्या है, केवल और केवल क्या है, कार्बन श्रृंखला। केवल और केवल क्या है, कार्बन श्रृंखला, कार्बन चेन। ओके, दूसरे में कार्बन श्रृंखला तो है ही है, कार्बन चेन के साथ इसमें क्या है, बहुल बंध, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। पहले में क्या है, केवल कार्बन चेन, दूसरे में क्या है, कार्बन चेन और डबल बॉन्ड, तीसरे में प्रिय विद्यार्थियों क्या है, मैं इधर लिख देता हूं कि कार्बन चेन और क्या है, प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, कार्बन चेन और ये क्या है, प्रतिस्थापी। और तीसरा में देखिए, चौथा में, इसमें कार्बन चेन के साथ क्या है, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। और आगे में क्या देखिए, कार्बन चेन भी है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी है, और क्या है, प्रतिस्थापी है, और क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अब और क्या कंपाउंड हो सकते हैं, उनमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, प्रतिस्थापी, है ना, इनकी संख्याएं ज्यादा हो सकती है। क्रियात्मक समूह की संख्या, प्रतिस्थापी की संख्या, बहुल बंधों की संख्या, इस कार्बन श्रृंखला में यदि इनकी संख्या ज्यादा होगी और श्रृंखला भी बड़ी होगी तो ये बहुत बड़ी संरचना होगी। जब बहुत बड़ी संरचना होती है तो अधिकतर बच्चे कहते हैं यार इसका नामकरण मुझसे नहीं होगा, है ना, उसको वो कठिन मानते हैं। तो ये जो भी, किसको आप कठिन मानते हो, किसको आप सरल मानते हो, ये सब मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। पहले आपके अंदर क्या है, क्या महसूस कराना था, तो मेरा इसके अंदर आपको महसूस ये कराना था विद्यार्थियों कि कार्बनिक यौगिक में होता क्या है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन श्रृंखला होती है एक, कार्बन श्रृंखला के बिना कोई यौगिक संभव ही नहीं है, पहला बिंदु, है ना। दूसरा, श्रृंखला के साथ द्विबंध हो सकता है, त्रिबंध हो सकता है, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, और इनकी संख्या ज्यादा हो सकती है। इनके अलावा कुछ भी नहीं होता है, केवल और केवल ये श्रृंखला, बहुल बंध, प्रतिस्थापी और सब्स्टिट्यूएंट, इन चार के अलावा कार्बनिक यौगिक में कुछ भी नहीं होता है। ये चार जो है इनको मैंने आपके अंदर महसूस कराया, भाई इन यौगिक में क्या होता है, ये मुझे महसूस कराना था, वो आपने कर लिया, बराबर। अब अपन आगे चलते हैं कि भाई जो नियम है इसमें और क्या चीजें देखते हैं। तो ये जो भी बच्चा नोट करना चाहे कर सकता है इसके अंदर, या नहीं तो वो इसके अंदर वो स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आगे चल रहा हूँ। तो प्रिय विद्यार्थी ये तो चीज क्लियर हो गई कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बनिक यौगिक में क्या क्या होता है। नंबर 1, कार्बन चेन, कार्बन श्रृंखला। नंबर 2, बहुल बंध, मल्टीपल बॉन्ड। तीसरा, इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स यानी
प्रतिस्थापी। अगला है फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह। प्रिय विद्यार्थियों, यौगिक में ये चार चीजें होती हैं, यही मैंने आपको महसूस कराई है कार्बनिक यौगिक में। यानी इसके बिना तो यौगिक नहीं होता, इसके बिना कुछ होता ही नहीं है ना। ये तो श्रृंखला होगी तब होगा। इसमें क्या हो सकता है, बहुल बंध हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं, फंक्शन ग्रुप हो सकते हैं, ये तीनों एक साथ हो सकते हैं, ये तीनों कई कई सारी संख्या में हो सकते हैं, है ना। तो ये मोटा मोटा आपको कार्बनिक यौगिक के अंदर क्या क्या होता है ये समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में क्या है, जैसे कोई संरचना सामने है तो प्रतिस्थापी, बहुल बंध और क्रियात्मक समूह। तो बहुल बंध, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तो आप जान जाते हो। अक्सर बच्चा कंफ्यूज होता है प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह, इन दो में क्या होता है, कंफ्यूज होता है। वो कहाँ होता है, क्यों होता है, वो मैं अभी एक एग्जाम्पल दूंगा और उस एग्जाम्पल के अंदर मैं प्रतिस्थापी की परिभाषा बताऊंगा, मैं क्रियात्मक समूह की परिभाषा बताऊंगा और इन दोनों परिभाषा के साथ इनके जितने उदाहरण और संरचना उनके नाम है ये सब बताऊंगा। ओके, तो हमें इसमें से आगे क्या पढ़ना है समझ में आ गया। प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह में भिन्नता क्या है, इनकी परिभाषा क्या है और ये कौन कौन होते हैं, है ना। राइट, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, कि भाई यौगिक में क्या क्या होता है। गुड। देखो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपके सामने एक संरचना रखी है, ठीक है। अब इस संरचना के अंदर हमें प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह, इस संरचना से उन दोनों की भिन्नता लानी है कि भाई इनमें क्या अंतर है और इनकी परिभाषा क्या है। यही से देखिए, क्रियात्मक समूह मैं यदि कह रहा हूं इसके अंदर ये है, तो इनमें भिन्नता से पहले मैं एक और है, पहले मैं परिभाषा देता हूं किसकी, क्रियात्मक समूह की, फंक्शनल ग्रुप। देखिए एक संरचना मैंने ये लिखी है और प्रिय विद्यार्थियों एक संरचना मैंने ये लिखी है, ये दो स्ट्रक्चर लिखी है। तो इस पूरे यौगिक में ये समूह जो है परमाणुओं का, ये क्रियात्मक समूह है और इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है। हम पहले प्रतिस्थापी और इसके अंदर मैं क्रियात्मक समूह की आपको क्या बता रहा हूं, परिभाषा बता रहा हूं। तो इसमें मैंने कहा कि भाई ये क्या होता है, क्रियात्मक समूह, और इसमें मैंने कहा ये होता है। क्यों होता है, देखिए इस पूरे यौगिक के दो तरह के गुण होते हैं, एक होता है रासायनिक गुण और एक होता है भौतिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, रासायनिक गुण और भौतिक गुण। रासायनिक गुण क्या होता है, किससे क्रिया होगी, किससे क्रिया नहीं होगी, है ना। और भौतिक गुण क्या है, किसका क्वथनांक कितना है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कौन किस में घुलता है, कौन किस में नहीं घुलता है, ये सारे गुण क्या कहलाते हैं, भौतिक गुण। तो देखिए ये अल्कोहल है, इसके रिएक्शन हम सोडियम से करवाते हैं, तो ये समूह इसे रिएक्ट कर रहा है ना, और ये समूह हमने इसे रिएक्शन कराई, ये रिएक्शन
नहीं कर रहा है। यानी इसका ये जो इसे रिएक्शन करने का जो गुण है ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इस परमाणु के समूह पे। और नहीं कर रहा है वो इस पे डिपेंड कर रहा है ना। तो क्रियात्मक समूह की परिभाषा, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या हुई? यौगिक में परमाणु या परमाणुओं का वह समूह, यौगिक में परमाणु या परमाणु का वह समूह जो यौगिक के रासायनिक और भौतिक गुणों को निर्धारित करता है। जो भौतिक और रासायनिक गुणों क्या करता है? निर्धारित करता है। ऐसा यौगिक में परमाणु या परमाणु का समूह क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह। क्या कहलाता है? क्रियात्मक समूह, है ना। तो इसका ये इसे रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका इसे रिएक्ट कर रहा है, तो इसके लिए डिसाइड कौन कर रहा है? ये कर रहा है। इसके लिए डिसाइड ये कर रहा है। अब देखिए भौतिक गुण में, इसको मैं जब जल में घोलता हूं तो उस घुलने के लिए जिम्मेदार कौन है? OH समूह। ईथर जल में नहीं घुलता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये O समूह। तो ये इनके जो भौतिक गुण है और रासायनिक गुण है, इस यौगिक का ये डिसाइड कर रहा है और इस यौगिक का ये डिसाइड कर रहा है। इसलिए मैंने परिभाषा में क्या बोला? परमाणु या परमाणु का समूह। देखिए यहाँ केवल परमाणु है, ये परमाणु का क्या है? समूह है ना। इसलिए मैंने परिभाषा में बोला है यौगिक में, यानी इनके अंदर या तो एक परमाणु होगा या ऐसे परमाणु एक समूह होगा, जो समूह इनके भौतिक और रासायनिक गुणों क्या करेंगे? निर्धारित करेंगे। उस निर्धारण करने वाले समूह को हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। एटम और एटम ग्रुप जो इसके अंदर जो अटैच्ड है, जो इन कंपाउंड की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं, ऐसे ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये बात आप नोट भी कर लेना और आपको समझ में आ जानी चाहिए। ओके प्रिय विद्यार्थियों, तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर क्रियात्मक समूह की परिभाषा बताई और इन दोनों बताया, यहाँ पर OH क्रियात्मक समूह है और यहाँ पे O क्रियात्मक समूह है। ओके, अब मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूं। अब आपको ये पता हो, दूसरा उदाहरण के साथ एक बात आपको जानकारी हो, क्रियात्मक समूह की ये पूरी एक सूची होती है। क्रियात्मक समूह की वरीयता सूची, प्रायोरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप, उसके अंदर आपके 14 फंक्शनल ग्रुप हैं। ये टेबल मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन अभी एक वापस संरचना के अंदर प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह जो भिन्नता वाली बात थी, तो अभी मैंने परिभाषा बताई है। फिर अब एक दूसरा उदाहरण लेता हूं और ये जो टेबल है उससे प्रतिस्थापी आपके सामने आ जाएंगे, कैसे इनमें अलग है। देखिए यहां मैं आपको परिभाषा दे रहा हूं किसकी? प्रतिस्थापी की, सब्स्टिट्यूएंट्स की। अब मैं सब्स्टिट्यूएंट्स की परिभाषा क्या दे रहा हूं, ढंग से सुन लेना। किसी भी कार्बनिक यौगिक में, किसी भी कार्बनिक यौगिक में लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला और वरीयतम क्रियात्मक समूह, वरीयतम क्रियात्मक समूह वो लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला, इन दोनों के चयन के बाद श्रृंखला से निकली हर एक शाखा, श्रृंखला से निकली हर एक शाखा क्या कहलाती है? प्रतिस्थापी कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, क्या बोला मैंने? वरीयतम क्रियात्मक समूह व लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला, इन दो के चयन के बाद श्रृंखला से निकली हर एक शाखा क्या कहलाएगी? प्रतिस्थापी कहलाएगी। अब वरीयतम क्रियात्मक समूह की जो मैंने इसमें परिभाषा में जो शब्द आया वो टेबल याद होगा तब आपको पता होगा। और लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला जब मैं नियम बताऊंगा तब आप सेलेक्ट कर लोगे। अभी जिन बच्चों को पता ही है ना, कि लंबी श्रृंखला इसमें कौन सी है, क्रियात्मक समूह कौन सा है, वरीयतम कौन सा है, तो ये भी क्रियात्मक समूह है, ये भी क्रियात्मक समूह है, पर इन दोनों में ये वरीयतम है और ये लंबी श्रृंखला है। वरीयतम क्रियात्मक समूह एक और लंबी श्रृंखला दो, इन दो के चयन के बाद इस श्रृंखला से निकली ये सभी शाखाएं क्या कहलाएगी? प्रतिस्थापी कहलाएगी। चाहे ये इस यौगिक के लिए, ये जो OH है,
ये इस यौगिक के लिए प्रतिस्थापी है, जबकि अन्य यौगिक के लिए हो सकता है ये क्रियात्मक समूह, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कहा है, वरीयतम क्रियात्मक समूह। जब वरीयतम क्रियात्मक समूह आप सेलेक्ट कर लेते हो टेबल से, तो उसके बाद के क्रियात्मक समूह भी उस यौगिक, इस यौगिक के लिए ये क्या है, प्रतिस्थापी है। मैं क्या बोल रहा हूं, अन्य यौगिक के लिए ये क्रियात्मक समूह हो सकता है, लेकिन इस यौगिक के लिए ये क्या है, प्रतिस्थापी। ये इसलिए प्रतिस्थापी है क्योंकि इससे भी प्रिंसिपल यहाँ क्या है, मौजूद है। तो प्रिंसिपल क्रियात्मक समूह के बाद यदि उस संरचना में और भी क्रियात्मक समूह मौजूद है, तो वे क्रियात्मक समूह इस उस यौगिक के लिए नहीं कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, प्रतिस्थापी कहलाएंगे। ये उदाहरण आपके सामने है ना। तो वरीयतम क्रियात्मक समूह और लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला, इन दो के बाद ये निकली हुई जो शाखाएं, ब्रांचेज हैं, ये ब्रांचेज क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाती है ना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लॉन्गेस्ट आफ्टर सिलेक्शन of principal functional group and longest carbon chain, after selection principal functional group and longest carbon chain remaining all branches are called substituent। चाहे ये ब्रांच किसी अदर कंपाउंड के लिए फंक्शनल ग्रुप ही क्यों ना हो, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप होने के बावजूद भी ये क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। क्यों, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप से भी बड़ा फंक्शनल ग्रुप जब प्रेजेंट होता है, इससे प्रिंसिपल जब प्रेजेंट होता है, तो वो फंक्शनल ग्रुप जो लोअर वाला होता है वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। ये दोनों में मैंने अंतर विभेद कर दिया है। प्रतिस्थापी की परिभाषा भी बता दी, क्रियात्मक समूह की परिभाषा बता दी, और इस तरह की संरचना में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मेरे ख्याल से क्रियात्मक समूह सब खत्म हो गया। अब मैं आगे चल रहा हूं। ओके, अब विद्यार्थियों बात आती है आईयूपीएसी रूल, नियम। प्रिय विद्यार्थी, वैसे तो 15, 20, 25, 30 रूल होंगे, अलग 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 बहुत सारे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं इनको मिनिमम रूल में बताऊं। तो आप मान लीजिए प्रिय विद्यार्थियों, केवल और केवल 3 रूल है। कितने रूल है, सिर्फ 3 रूल है, ठीक है। और अभी जितना समझा है वो 3, इस समझने से ये रूल सब छोटे हो गए, है ना, और 3 में बदल गए। और अब ये तीनों रूल आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो तीनों रूल क्या क्या है, नंबर 1 है लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, यानी पहला रूल है श्रृंखला का चयन। सेकंड है यानी सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन। और जो दूसरा रूल होगा वो होगा नंबरिंग, यानी आपको क्या करना होगा, क्रमांकन। क्या करना होगा, क्रमांकन। और तीसरा है नेमिंग, अब इसका आपको नाम लिखना है, नामकरण करना है। कभी भी कोई भी सामने कंपाउंड हो, आप सबसे पहले श्रृंखला का चयन करोगे। दूसरा है आप श्रृंखला के चयन के बाद नंबरिंग करोगे। तीसरा है उसके बाद क्या करोगे, नेमिंग करोगे। ओके प्रिय विद्यार्थियों, ये जो तीनों पॉइंट है, ये 3 ही रूल है, ये 3 ही रूल है, ये दिमाग में रहे। अब अक्सर क्या होता है, कहीं कहीं जैसे ऐसे एग्जाम्पल है, आपको कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं होती है। देखिए ऐसा है कि रूल है किन के लिए, है ना, कि रूल अंदर क्या हो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, चेन लंबी हो, बहुत सारी ब्रांचेज हो, फंक्शन ग्रुप हो। जब उसके अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शन ग्रुप ये कोई है ही नहीं, तो उसमें सीधा ही उसकी क्या हो जाती है, नेमिंग हो जाती है। जैसे अब जैसे मैं लिखता हूं CH4 CH3 CH3, है ना, तो बच्चा क्या करता है, तुरंत नाम बोल देता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब यार इसके अंदर एक बात बताओ, क्या श्रृंखला का चयन करूं, क्या इसके अंदर नंबरिंग करूं, क्या इसके अंदर में नेमिंग, है ना, ये दोनों पॉइंट क्या इसमें किया जाए, कोई मीनिंग नहीं है। तो हमने भी बताया भाई इनमें
कोई रूल लगता नहीं, सीधे इनके नाम लिख दोगे, क्योंकि इनमें और कोई चीजें है भी नहीं जिसमें नियम लगाने की जरूरत पड़े। अब आईपीसी के मैंने बताया भी ये 3 नियम है, श्रृंखला का चयन, क्रमांकन और नामकरण। इससे आगे बढ़ने से पहले मैंने प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह की परिभाषा बताई, लेकिन क्रियात्मक समूह की वरीयता सूची, प्रायोरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी, सारे प्रतिस्थापी की संरचना और नाम और सभी क्रियात्मक समूह के नाम, संरचना, पूर्व लगन, अनुलगन, है ना, फंक्शन ग्रुप के नेम, स्ट्रक्चर, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये मैं टेबल आपको बता दूं और सारे सब्स्टिट्यूएंट्स भी बता दूं। प्रिय विद्यार्थियों, हो सकता किसी के पास होगा, एक बुक्स में कहीं नहीं मिले करे, मैं वही बता ही देता हूं, पर आपसे मेरी एक गुजारिश है कि आईयूपीएससी के आगे सारे एग्जाम्पल करने के लिए रूल वगैरह इन सबको मैं इजी कर दूंगा। इतने सारे रूल को मैंने 3 में बदल दिया, लेकिन मेरे को एक जो आपसे निवेदन है वो ये है कि प्रतिस्थापियों को और इस फंक्शनल ग्रुप की टेबल को, क्रियात्मक समूह की वरीयता सूची को, ये दो को आपको 2 या 3 बार लिखना पड़ेगा। इसको थोड़ा आप याद कर लेना, है ना, ताकि आगे आसानी रहेगी। ओके, तो मैं पहले फंक्शन ग्रुप की टेबल बता देता हूं। बोर्ड छोटा है तो केवल मैं डायरेक्ट वही लिख रहा हूं, आप उन चीजों को समझ जाओगे। तो नंबर 1 है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका पूर्व लगन होता है कार्बोक्सी। प्रिय विद्यार्थी, इसमें जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इसमें इंग्लिश का ही रहने देना। कारण क्या है कि जैसे अल्फाबेटिकली आप जहाँ पे भी लोगे ना, तो वहाँ हिंदी के अंदर तो अल्फाबेटिकली आ नहीं रहा, तो वहाँ स्पेलिंग मैटर करेगी। तो अभी नॉमेनक्लेचर के अंदर प्योरली आप स्पेलिंग पे फोकस करना, ताकि नहीं तो आप हिंदी में याद भी कर लिया, स्पेलिंग नहीं आ रही है तो अल्फाबेटिकल रूल लगाओगे ना कि भाई वर्णमाला के अनुसार, तो वहाँ आपसे गलती हो जाएगी। तो इसमें वो मीडियम वाला मैटर मत करना, एग्जिटिव इसको नोट कर ले आप और समझ ले। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये पहला ग्रुप है, सबसे बड़ा है, और इसका प्रीफिक्स है, पूर्व लगन है कार्बोक्सी और अनुलगन है ओइक एसिड। सफिक्स क्या है? ओइक एसिड। दूसरा मैं ले रहा हूं SO3H। प्रिय विद्यार्थी, इसे बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड। इसका पूर्व लगन प्रिय विद्यार्थियों है सल्फो और सफिक्स है एल्केन सल्फोनिक एसिड। तीसरा विद्यार्थियों है एसिड एनहाइड्राइड। क्या है? एसिड एनहाइड्राइड, जिसको लिखते हैं COOCO। इसका प्रीफिक्स पूर्व लगन नहीं होता है और अनुलगन होता है ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पे है एस्टर COOR। क्या है ये? एस्टर। इसका पूर्व लगन प्रिय विद्यार्थी होता है एल्कोक्सी कार्बोनाइल। एल्कोक्सी कार्बोनाइल और सफिक्स है एल्काइल एल्केनॉइड। ये साथ साथ में कुछ चीजें आप नोट भी करते रहो, केवल देखते ही मत रहना। जैसे मैं भी लिख रहा हूं वैसे आप भी थोड़े लिखते रहोगे, केवल सुनते देखते रहोगे, ये कोई पिक्चर नहीं है ना। ये केमिस्ट्री की क्लास है प्यारे बच्चों, आपको बगल में कॉपी और पेन, और जितना फास्ट लिखोगे, अभी यार लास्ट का तुम्हारा टाइम है तो एक्टिव रहो। मैं थोड़ा स्लो भी चल रहा हूं तो वो आपके लिए चल रहा हूं, मैं तो अभी फटाफट सब लिख दूंगा, लेकिन लिखना ही नहीं। आप भी पैरेलल जितना मेरे साथ चल सकते हो फास्ट, उतना लिखो, और जितना लिखोगे उतना बैठेगा। केवल मेरी बात को सुनते रहोगे तो आप 15-20 मिनट के बाद क्लास छोड़ दोगे, बोर हो जाओगे, है ना। तो ये कॉपी में लिखना मत छोड़ना प्लीज, उसको लिखते रहो। ठीक है, कुछ चूक है तो आप बाद में वीडियो को रोक के देख के वापस कर लेना, है ना। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर
एसिड हैलाइड, यानी इसमें ले रहे हैं अपन एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड। इसका पूर्ण होता है क्लोरो कार्बोनाइल, क्लोरो कार्बोनाइल। और सफिक्स होता है ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। 6 नंबर है CONH2 एसिड एमाइड। इसका पूर्ण होता है एमिडो या कार्बेमोयल, और सफिक्स होता है एल्केनेमाइड, पीछे एमाइड लगेगा। 7 नंबर प्रिय विद्यार्थियों है CN, यानी ये साइनाइड ग्रुप है ना, साइनो, और सफिक्स होगा एल्केन नाइट्राइल। ओके, नेक्स्ट है 8 नंबर NC, ये है आइसोसाइनाइड। ये क्या है? आइसोसाइनाइड। पूर्ण लग्न होता है आइसोसाइनो, और अनुलग्न होगा एल्केन आइसो नाइट्राइल। ओके प्यारे बच्चों, ये यहां तक नोट कर लिया। 7 नंबर 8 नंबर तक, मैं 8 से आगे चल रहा हूं। 9 नंबर, 9 नंबर है CHO एल्डिहाइड। इसके पूर्ण लग्न दो होते हैं प्रिय विद्यार्थी, एक होता है फॉर्माइल और एक होता है ऑक्सो। ये कब कब लगेगा, जब आएगा मैं बताऊंगा आपको, अभी आपको नोट करना है। सफिक्स इसका होता है एल, क्या होता है? एल। 10वां नंबर है प्रिय विद्यार्थियों कीटोन, क्या होता है? कीटोन। इसका पूर्ण लग्न होता है क्या? ऑक्सो, या इसको क्या लिखते हैं? कीटो। इसके भी दो होते हैं, और सफिक्स होता है ऑन। 11 नंबर पे है प्रिय विद्यार्थी OH एल्कोहल। पूर्ण लग्न होता है हाइड्रोक्सी, और सफिक्स होता है ऑल। 12 नंबर पे है थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। सफिक्स होता है, सॉरी प्रीफिक्स होता है इसका मरकेप्टो, और सफिक्स होता है एल्केन थायोल। 13 नंबर पे है एमाइन। पूर्ण लग्न इसका होता है एमिनो, और सफिक्स होता है एल्केनेमाइन, एमाइन। और लास्ट है क्या प्रिय विद्यार्थियों? ईथर, और इसका पूर्व लग्न होता है एल्कोक्सी, अनुलग्न होता है एल्कोक्सी एल्कीन। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 14 के 14 फंक्शनल ग्रुप, इनकी जो फंक्शनल ग्रुप की जो वरीयता सूची है, प्रायोरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ये मैंने आपको बता दी है। ये सारी सारी आप नोट करके याद कर लेना। जो मैं आईपीएससी जो 3 नियम बताए थे, वो तीनों नियम तभी लागू होंगे जब आपके दिमाग में ये टेबल होगी, और ये टेबल तब होगी जब कम से कम 2 या 3 बार आप इसे लिखोगे। और कैसे याद होनी चाहिए? जैसे कहते हैं नंबर 1 तो कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, आप बोल दे। नंबर 5 तो एसिड क्लोराइड, नंबर 6 एसिड एमाइड, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आपके दिमाग में होना चाहिए। नंबर 9 एल्डिहाइड, नंबर 10 कीटोन, है ना, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आपके दिमाग होने चाहिए। नंबर 7 साइनाइड, नंबर 8 आइसोसाइनाइड है, नंबर 2 सल्फोनिक एसिड। तो ये इस क्रम में आपके दिमाग में होगा, तभी आप कंपाउंड के अंदर कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन सा ग्रुप क्या है, कब सफिक्स लगेगा कब प्रीफिक्स लगेगा,
ये रूल तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब प्रिय विद्यार्थी टेबल आपको याद होगी। तो ये मैंने पंचरूपी टेबल बता दी आपको, ये अच्छी से कर लोगे है। अब मैं आपको बताऊं प्रतिस्थापी जितने भी है उनकी संरचना आपको एक साथ बताऊं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम ले रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। ये एक साथ ही बताता हूं। नंबर 1 कौन है? जितने भी प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको ट्राइबल सिस्टम में जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल, हाइड्रोकार्बन जो मूलक बताए थे, मैथिल, एथिल, एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल है ना, जितने भी विनाइल, ये जो भी बताए आपको मैंने कम से कम 19 ग्रुप बताए। कितने बताए? वे सारे के सारे यहाँ पे क्या होंगे? प्रतिस्थापी होंगे। वे एजिटिस काम आएंगे। वही नाम वही संरचना आईपीसी में ये क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। कौन? हाइड्रोकार्बन रेडिकल। ये दिमाग में रहे, सिर्फ रेडिकल की बात कर रहा हूं। आगे रेडिकल हम कोई समूह लगा दिए ना तो यौगिक बन जाएगा। मैं यौगिक की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, तो मैं यहाँ पॉइंट लिख देता हूं। तो कौन होते हैं प्रतिस्थापी? तो पहला बिंदु हो गया हाइड्रोकार्बन मूलक। हाइड्रोकार्बन मूलक। हाइड्रोकार्बन रेडिकल। और ये मैंने आपको कितने बताए? 19। ये याद रहे, मैं यहाँ 19 वापस नहीं लिखूंगा, है ना। हाँ, तो ये आपको तो लिखना है, आपको तो लिखना है। मैंने बता दिया, मैंने जो बताए हुए हैं वो आपको तैयार करने हैं। दूसरा प्रिय विद्यार्थियों है हैलाइड्स। अब हैलाइड्स में कौन है? जैसे मैंने एफ लिया तो क्या बोलेंगे इसको? फ्लोरो। यदि मैं यहाँ पे Cl लेता तो क्या बोलेंगे इसको? क्लोरो। यदि इसको हम Br लेते तो क्या बोलेंगे? ब्रोमो। और हम यदि यहाँ पे I लेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? आयोडो। ओके, तो ये सेकंड नंबर। ये भी किस रूप में आएंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स, प्रतिस्थापी। ये 19 के 19 क्या आएंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स। थर्ड नंबर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है, देखिए वो कौन कौन है? एन डबल बॉन्ड ओ, है ना, इसे बोलते हैं नाइट्रोसो। एक होता ओ एन ओ, ओ एन ओ, ये है नाइट्राइट। क्या है? नाइट्राइट। और एक है NO2 और ये है नाइट्रो। ये भी आप जानते हो, इन ये भी सारी स्ट्रक्चर जो है, यदि ये चेन में है, यदि ये चेन में जुड़े तो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स। ये भी चेन में जुड़े तो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स। और ये रेडिकल है तो ये भी क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स। बात समझ में आ गई? इन तीन के अलावा जो चौथे और इसके अलावा कौन से सब्स्टिट्यूएंट है तो ये आप नोट कर लो, है ना। मैं अगले चौथे नंबर पर कौन है वो बता रहा हूं। कुछ अदर ग्रुप है, अन्य समूह। जैसे देखिए, ये आपके सामने मैंने क्या लिखा? मिथाइल। क्या लिखा? मिथाइल, है ना। तो मैं इस मिथाइल के अंदर मैं इसको वापस मिटा रहा हूं। हम क्या करेंगे? इस मिथाइल का एक एच हटा के वहां पे क्या लगा दिया? Cl लगाया। इस Cl को आप क्या बोलोगे? क्लोरो। इसको क्या बोला? क्लोरो। और ये क्लोरो किसके ऊपर है? मिथाइल पे, तो इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोमिथाइल। तो यदि चेन के अंदर ऐसी कोई शाखा हो CH2Cl, तो Cl को तो आपको पता क्लोरो बोलते हैं। बोले यार CH2Cl क्या बोलते हैं? तो यार जो क्लोरो है वो मिथाइल पे है, तो इस पूरा नाम क्या हो गया? क्लोरोमिथाइल। वैसे ही देखो दूसरा और नाम बताता हूं मैं। अब सपोज करो इस मिथाइल पे क्या लगा दिया? NH2, यानी ये ब्रांच में सब्स्टिट्यूएंट है। NH2 यहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं, क्या है? यदि वो ब्रांच में है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये NH2 क्या लगेगा? पूर्व लगेगा, एमिनो। और ये एमिनो किसके ऊपर है? मिथाइल पे, तो इसका नाम क्या हो गया? एमिनो मिथाइल। क्या नाम हो गया? एमिनो मिथाइल। इसी तरह से इसके ऊपरी विद्यार्थी हमने क्या जोड़ दिया? OH, है ना। तो ये OH को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। और ये किसके ऊपर है? मिथाइल पे।
है ना। तो नाम हो गया हाइड्रोक्सी मिथाइल। आपको ये बात क्लियर होगी। अब इसी तरह से देखिए, जैसे इस O पे क्या जोड़ दिया हमने, मिथाइल, है ना। तो इसका नाम क्या हो गया, इसको जुड़ते ही मिथॉक्सी, क्या नाम हो गया, मिथॉक्सी। इसी तरह से एमिनो पे हमने मिथाइल को जोड़ दिया, या मिथाइल पे एमिनो को जोड़ा, या एमिनो पे मिथाइल जोड़ा, इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल एमिनो, क्या नाम हो गया, मिथाइल एमिनो। ओके, दो चार ऐसे बहुत सारे, दो तीन और बदल जितने तुम्हारे काम के, जैसे CH2COH, या मिथाइल पे किसको जोड़ा, COH को जोड़ा। तो COH क्या बोलते हैं, पूर्व लग्नी से क्या है, कार्बोक्सी, और ये कार्बोक्सी किसके ऊपर है, मिथाइल पे, तो इसका नाम हो गया प्रिय विद्यार्थियों कार्बोक्सी मिथाइल। और वैसे ही यदि मैं यहाँ CHO लगा दूं तो CHO क्या बोलते हैं, फॉर्माइल, और ये किसके ऊपर है, मिथाइल, तो नाम हो गया इसका फॉर्माइल मिथाइल, है ना। अब और एक दो संरचना ऐसी और भी आई, आप समझ गए कौन किस पे क्या जोड़ा, उसका नाम क्या, जिस पे जोड़ा है उसका नाम क्या, दोनों को जोड़ देते हैं तो इन प्रतिस्थापियों का सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम बन जाते हैं। ओके प्रिय विद्यार्थियों, तो ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन रेडिकल हो गए, हैलाइड्स हो गए, नाइट्रोजन के हो गए, ये अन्य समूह हो गए, ये चारों मिलके क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। और इसके पहले जो मैंने बताया वो क्या होगी, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल। ये दोनों आपको यदि याद है, एक या दो बार लिख लिया, तो प्रिय विद्यार्थियों पूरा का पूरा आपका बढ़िया वाला काम हो गया है। केवल अब मुझे नियम बताने रहेंगे, और नियम बता दिए, ये याद हो गया, रूट पत्ती याद होगी, तो यार आगे सारे चैप्टर में, चाहे एल्कोहल हो, ईथर हो, एल्काइल हैलाइड हो, एमाइड हो, साइनाइड हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, इन सभी के अंदर यही यौगिक बार बार आने, इन्हीं यौगिकों यही नाम बार बार आने, इन्हीं यौगिकों की क्रियाएं आनी है, इन्हीं यौगिकों की क्रियाओं में क्या होते हैं, रिएक्शन के अंदर यही कंपाउंड रिएक्टेंट होंगे, यही कंपाउंड प्रोडक्ट होंगे, तो इन हर रिएक्शन में इनके नाम बार बार आते रहेंगे, और इन्हीं के बारे में लिखना होता है, इन नामों से ही लिखना होता है। इसलिए ये नाम की घंटी है ना, अपन इन 3 दिन में पक्का मिटा लेंगे, और दिमाग में सेट कर लेना, क्योंकि ये इतना याद हो गया। तो मैं अब आपको आगे क्या बताने वाला हूं, नियम बताने वाला हूं, और इनके नियम खत्म हो जाए तो मैं सीधा फिर आ जाऊंगा क्वेश्चंस सॉल्व करवाना। अभी तक प्रिय विद्यार्थियों थ्योरी बता रहा हूं, मेरे मन में है कि कहीं पे यदि ये छोटी मोटी चीजें नामकरण के लिए संरचना वगैरह बच्चों को नहीं आती है, नहीं क्लियर है, तो मैं सीधे क्वेश्चन जब सॉल्व कराऊंगा तो उस टाइम तो प्रिय विद्यार्थियों इतने थियोरिटिकल टॉपिक पढ़ा नहीं सरा, वहां तो सीधा क्वेश्चन लिखा और उसका नाम लिखा, और उसमें कौन सा नियम लगा वही बताऊंगा। अभी तो सारे नियम बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ। तो इसलिए ये जो 2 दिन, जो आज की क्लास और कल जो क्लास ली, अभी 2 दिन और लूंगा, इसमें हर बच्चा अपना बेस मजबूत कर लेना, आगे अपन को इतना मजा आएगा, यही बातें सारी बार बार काम आने वाली है। इसलिए इनको जिनको भी नहीं आया हो अभी तक इतने महीनों तक, यदि कोई नहीं ठीक से पढ़ा है तो अब इनको 2-4 बार ठीक से लिख के कर लेवे, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 28 नंबर पक्के हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है प्रिय विद्यार्थियों, आपको मैं सच कह रहा हूं। ओके, तो प्रतिस्थापी हो गए, क्रियात्मक समूह की टेबल होगी, और आपने ये मन मन मुझे लग गया आप भरोसा दिला रहे हो कि आप पढ़ लोगे, याद कर लोगे, लिख लोगे। आलस मत रखना। कई बार क्या होता है कि अपन आलस होते हैं, केवल पिक्चर को देखते रहते हैं, अरे पिक्चर देखने से कुछ नहीं होता है, मेरी इस क्लास को ऑनलाइन देखने से नहीं होगा प्यारे, पेन और कॉपी से बार 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 लिखने से होगा। सही कह रहा हूँ, आपको बुरा नहीं लगे, देखो मेहनत करनी होगी। मैं भी तो आपके सामने अभी केवल बोलना होता तो मैं इतना भी क्यों लिखता, मैं बोलते ही रहता। कहीं न कहीं इस लिखने का प्यारे बच्चों अर्थ है, जब मैं इतना लिख रहा हूं, जब हम टीचर लोग इतना लिख रहे हैं, तो आपको भी लिखने में बार बार लिखने पे ध्यान, अब मैं धीरे धीरे आपका फोकस बढ़ा रहा हूँ, है ना। देखो मैं दूसरी हंसी मजाक एंजॉय वाली अभी बातें नहीं करूंगा, अभी लॉन्ग टर्म का होता ना, मैं खूब सारे मजे करता और चीजों पे भी लेके जाता, अन्य बातें भी करता, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है प्यारे बच्चों, है ना, तो मैं ज्यादा बातें नहीं कर सकता हूँ। ओके, तो मैं अब है ना ये सारे बता दिए, तो मैं रूल भी बता दूं, जब आपको ये याद हो जाए तब आप आगे देख लेना। थोड़े से मैं नियम बता ही देता हूं पक्का पक्का। तो मुझे नियम के अंदर अब चालू करते हैं, है ना। पहला नियम प्रिय विद्यार्थी हमारा क्या था, नियम हमारा पहला था कार्बन श्रृंखला का चयन करना। क्या था, कार्बन श्रृंखला का चयन, कार्बन श्रृंखला का चयन, ये पहला नियम है।
ये कार्बन श्रृंखला का चयन का पहला नियम है। देखिए मुझे यहाँ पे इसको लिखते ही क्या दिमाग में आ रहा है इस नियम बताने के पहले। प्रिय विद्यार्थियों, कार्बन श्रृंखला के चयन की जरूरत कब पड़ेगी, सबसे बड़ी बात है। चयन शब्द का मतलब क्या है? अरे भाई जब श्रृंखला एक है तो चयन की क्या जरूरत? जब श्रृंखला एक है कोई नियम की जरूरत नहीं है ना। जब श्रृंखला हो एक से ज्यादा, जब श्रृंखला क्या हो एक से ज्यादा, तब देखा जाता है इन श्रृंखलाओं में से कौन सी श्रृंखला लेनी है। समझ में आई बात? तो इतना दिमाग में लेना, मैं इसको 3-4 एग्जाम्पल अभी आपके सामने यूज समझ लो, रख दिए। भाई किसी के अंदर केवल 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, एक श्रृंखला ही है। और किसी के अंदर 4-4 कार्बन की या 5-5, 4-5-6 कार्बन की 2-3 श्रृंखला है, तब ये नियम लगेगा। सबसे पहले ये ध्यान रहे, ये नियम तब लगेगा मेरे प्यारे बच्चों जब श्रृंखलाओं की संख्या एक से ज्यादा हो, तब ये नियम लगेगा। है अब ये नियम लगाना कैसे? ठीक है, हमारे पास एक से ज्यादा श्रृंखला है तो उन श्रृंखलाओं के अंदर हम पहले उस लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे जिसमें ये यहां से नोट करते हैं मैक्सिमम यानी अधिकतम, क्या हो उसमें? अधिकतम फंक्शनल ग्रुप, उसमें अधिकतम क्या हो? क्रियात्मक समूह हो। जिस श्रृंखला में अधिकतम क्रियात्मक समूह हो उसका चयन करेंगे। सपोज करो 2 श्रृंखला है, दोनों में क्रियात्मक समूह की संख्या समान आ रही है, तब क्या करें? यदि इतना ही है, केवल अधिकतम क्रियात्मक समूह, एक में श्रृंखला एक में क्रियात्मक समूह संख्या 4 है, एक में क्रियात्मक समूह संख्या मान लीजिए 5 है और वो वरीयतम है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, 5 वाली सेलेक्ट कर लेंगे, है ना। तब तक तो इतनी बात जो मैंने लिखी है ना नियम में बहुत है। लेकिन दोनों में क्रियात्मक समूह की संख्या बराबर है, तब क्या करें? तो तब क्या करोगे? अधिकतम क्रियात्मक समूह के साथ फिर उसमें देखना अधिकतम बहुल बंध हो, ये भी क्या हो? अधिकतम। ये शब्द सब पे लगेगा, अधिकतम क्रियात्मक समूह हो। इनको देखने के बाद श्रृंखला में देखना है अगर अधिकतम क्या हो? द्विबंध और त्रिबंध हो, यानी मल्टीपल बॉन्ड हो, ये भी बराबर हो जाए, तब उसमें क्या हो? अधिकतम क्या हो प्रिय विद्यार्थियों? प्रतिस्थापी हो। क्या हो? अधिकतम क्या हो? सब्स्टिट्यूएंट्स हो, प्रतिस्थापी हो। ये हो गया प्रिय विद्यार्थियों पहला नियम, कार्बन श्रृंखला का चयन। हमें देखो क्रियात्मक समूह तुम्हें पता है, प्रतिस्थापी तुम्हें पता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तुम्हें पता है ना। तो श्रृंखला में देखना भाई कि जिनमें ये ज्यादा हो उस श्रृंखला को आप ले लो, बस ये इतनी सी बात है। अब इसके अंदर क्या मैं 2-3 एग्जाम्पल दे दूं आपको ताकि नियम आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो मैं इसके अंदर ये आप खोपड़ी में बिठा लेना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं और 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। ओके, अच्छा टाइम हो गया, अरे वाह। चलो विद्यार्थियों आज की क्लास को फिर जो भी आगे एग्जाम्पल देना था, रूल वगैरह जो भी इस पूरे को समझाना है, तो अपन अगली क्लास कल में लेंगे। आज की क्लास के अंदर जो ये प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह की जो वरीयता सूची है, प्रायोरिटी टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट्स, जितने भी स्ट्रक्चर बताई ये पक्के पक्के 2-3 बार आप लिख के इनको याद कर लेना। और रूल जो मैंने बताई है कल के कल इनको एग्जाम्पल के साथ मैं सॉल्व कराऊंगा और आपकी बोर्ड की बुक के जितने भी एग्जाम्पल है ये सब कराऊंगा। और अभी ये क्लास ओवर हो रही है, जो ट्राइबल सिस्टम पे जितने भी स्ट्रक्चर और नाम जो भी तुम्हारे 80%, 20% जैसे कुछ एरोमेटिक और कुछ और कंपाउंड है रूट नाम, वो मैं पैरेलल लेते रहूंगा। लेकिन अभी जितना मैंने पढ़ाया है इसकी प्रैक्टिस सीट है जो आपको करनी है, कल मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, है ना। तो नीचे यहाँ पे जो भी लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे जाना और ओपन करना और उन सभी सवालों को सॉल्व करना मेरे प्यारे बच्चों। ओके, बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट। आप खूब सारे अपने क्लास के अन्य बच्चों को भी बताओगे, सब्सक्राइब करोगे, है ना। और कोई दिक्कत है कमेंट देते रहना, मैंने आज हिंदी का भी ध्यान रखा है ना। ओके, तो कल की क्लास के अंदर अपना आईपीएससी फिनिश हो जाएगा, प्रैक्टिस दे दूंगा और फिर जो मैंने पॉइंट लिखे सब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये 2-3 क्लासें मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपके ये सब जो बेसिक जो चीजें हैं इस चैप्टर में आने वाली है वो एक बार पहले करा दूं तो मेरे दिल की तसल्ली हो जाए, है ना। तो आप तसल्ली के लिए इस बात को
अपना अच्छा काम कर लेना। ओके प्रिय विद्यार्थियों, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।